जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि हमारी यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है, आज उसका पार्ट 2 हम लेकर आए हैं, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही अच्छे डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को खोल करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन यानी घंटे को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। पहला क्वेश्चन, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ लगाते हैं ताऊ को। चलो, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शारीरिक भाषा में हृदय की पेशी को कहते हैं, यह कहते हैं इन एनाटॉमिकल लैंग्वेज द हार्ट मसल इज आल्सो नोन एज। एनाटॉमिकल लैंग्वेज के अंदर हमारी हृदय की जो मांसपेशी होती है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एपिथीलियम या फिर एंडोकार्डियम। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले सवाल है, बाकी इनको डिस्कस करके भी पढ़ेंगे। तो क्या बोलते हैं हृदय की पेशी को हम एनाटॉमिकल लैंग्वेज में? मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एपिथीलियम या फिर एंडोकार्डियम। फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जाते हो ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ मायोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम। अब हार्ट की हम बात करें तो मायोकार्डियम जो होती है ना, वो हमारे हृदय की सबसे अंदरूनी परत होती है और मोटी भी होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हमारा हार्ट है। अब हार्ट की 3 लेयर होती है बेसिकली, है ना, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो जो एपिकार्डियम आपकी लेयर होती है, पहले इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होती है? ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इसको हम बोलते हैं, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। यानी कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट की ये बाहरी परत होती है। ठीक है, बाहरी परत होती है, ऊपरी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, ऊपरी परत होती है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में होती है, हृदय को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, जिसको हम एपिकार्डियम कहते हैं। पहली लेयर होती है। दूसरी लेयर होती है हमारी मायोकार्डियम। ये मस्कुलर मिडिल लेयर होती है, ये बीच में होती है और काफ़ी मोटे तौर पे होती है और मस्कुलर होती है। ठीक है, इसीलिए जो हृदय की पेशी है वो मायोकार्डियम ही कहलाती है। ओके, ध्यान रखिएगा। एंडोकार्डियम आखिरी, ये सबसे पतली लेयर। अगर आपसे पूछे कि हृदय की सबसे पतली लेयर कौन सी होती है, सबसे थिनेस्ट लेयर जो होती है वो एंडोकार्डियम होती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तीव्र चोट की देखभाल में क्रायोथेरेपी का तुरंत प्राथमिक लाभ क्या है ना? द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ क्रायोथेरेपी इन एक्यूट इंजरी केयर इज। अगर हमें कोई तीव्र चोट लगती है तो क्रायोथेरेपी अगर हम देते हैं उसमें तुरंत क्या फ़ायदा मिलता है हमें? हमारे दर्द में कंट्रोल हो जाता है, दर्द में नियंत्रण हो जाएगा, मांसपेशी स्पिंडल गतिविधि में कमी आ जाएगी, कोशिका चयापचय में कमी होगी या फिर लसीका जल निकासी होगा, है ना, पेन कंट्रोल हो जाएगा, डिक्रीज मसल स्पिंडल एक्टिविटी होगी, और डिक्रीज सेल मेटाबॉलिज्म और लिम्फेटिक ड्रेनेज। चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरे की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कोशिका में चयापचय में कमी हो जाएगी, यानी जो उसका सेल का जो मेटाबॉलिज्म है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। और इसी के कारण क्या हो जाता है? इसी के कारण आपकी, और थोड़ा बढ़िया सकते, जल्दीबाजी नहीं करने का, आराम से। जब आपका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज्ड होगा तो क्या होगा? इससे आपकी सूजन कम होगी, सूजन कम हो जाएगी। जो सूजन मीन्स स्वेलिंग, स्वेलिंग आपकी रिड्यूस होगी। ठीक है, क्या रिड्यूस होगी? स्वेलिंग रिड्यूस होगी। यही तुरंत लाभ मिलता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, जब क्रायोथेरेपी चिकित्सा हम लेते हैं किसी तीव्र चोट में तो उससे जो तुरंत प्राथमिक लाभ मिलता है, प्राइमरी बेनिफिट हमें मिलता है, वो क्या मिलता है कि सेल का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्वेलिंग रिड्यूस होगी। जो भी सूजन आई होगी उस चोटिल हुए अंग में, वो सूजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्रायोथेरेपी किसकी चिकित्सा होती है? ठंडे, कोल्ड वाटर की, कोल्ड थेरेपी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोल्ड थेरेपी।
कोल्ड थेरेपी भी बोलते हैं क्रायोथेरेपी को। इसमें आइस बर्फ़ के अंदर हो सकता है पूरे आदमी को ही डाल दिया जाता है, मशीनें होती दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। इसकी बड़ी बड़ी मशीनें भी चलती हैं, और नहीं है आपके पास तो आप बर्फ़ की थैली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले हम उस पे जाने से दिखा देता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये क्रायोथेरेपी हो रही है, उसको पूरा एकदम बर्फ़ के पानी के अंदर ही उस मशीन है जिसमें पूरा ठंडा कर देते हैं एकदम से। तो इससे क्या होगा, आपका जो सेल का मेटाबॉलिज्म होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे सूजन वगैरह जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक। आइस पैक का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अगर बेसिक की बात करें, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहीं पर है ना, हाँ। तो इंजरी पे भी थोड़ा सा हम देखो, इंजरी भी हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ही पार्ट है, ठीक है, देखा जाए तो अगर कनेक्ट वहीं से होता है, इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी, मैंने इस पॉइंट में इसीलिए रखा है इसको। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंजरीज़ की बात करो तो बेसिकली मेनली हमारी दो टाइप्स की इंजरीज़ होती हैं। एक होती है हमारी एक्यूट इंजरी यानी कि तीव्र चोटें, और एक होती है हमारी क्रोनिक इंजरी या ओवर यूज इंजरी। ध्यान रखिएगा, ओवर यूज इंजरी को ही हम क्रोनिक इंजरी भी कहते हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। ये पुरानी चोटें होती हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इनके बारे में जान लो क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपसे। क्या कह रहा है इसमें, इसमें आपसे क्या कह रहा है, ओके। तो सबसे पहले एक्यूट इंजरी की बात करें, या आमतौर पर एक एकल दर्दनाक घटना का परिणाम होता है, ठीक है। आप कहीं गए, आप टकरा गए, अचानक से आपको चोट लग गई, जैसे कैसे फ्रैक्चर हो गया, टकराने से आपकी हड्डी टूट गई, मोच आ गई, टखना पलट गया, एंकल ट्विस्ट हो गया, मोच आ गई, कंधे का अव्यवस्था, आपका शोल्डर डिसलोकेट हो गया खेलते कूदते, ठीक है, मांसपेशी में अचानक क्रैम्प आ गए, खिंचाव आ गया, स्ट्रेन हो गया। तो इस तरीके की चोटें होते हैं, वो तीव्र चोटें एक्यूट इंजरीज के अंतर्गत आती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। वही अगर हम ओवर यूज इंजरी की बात करें, और देखो यहीं पर आप समझ जाओ, एक टर्म है यहाँ पर आपको क्या दिया है, ओवर यूज। ओवर का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, हद से अधिक। ओवर मान लो हद से ज़्यादा या अत्यधिक हो गया। यूज़ मतलब क्या होता है, प्रयोग, यानी कि आपने अपने शरीर के किसी एक ऐसे अंग पर ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, बार 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 बार, ओवर यूज़। मान लो आपके एंकल में ट्विस्ट हुआ, चोट लगी, टखने में चोट लगी, या मेरे इस कलाई पे ही चोट, एल्बो पे चोट लगी। अब बैडमिंटन मैं खेल रहा था, चोट लग गई, अब मैं फिर भी अगले दिन बैडमिंटन खेल रहा हूँ, तो उस पर जोर पड़ रहा है ना। तो इस तरीके से चोटिल हुए अंग पे जब आप बार बार उस पर करते हो तो वो ओवर यूज इंजरी के रूप में, फिर वो दर्द बार बार आपको परेशान करेगा अक्सर। तो टेंडन, हड्डियों और जोड़ों में बार बार होने वाले सूक्ष्म आघात, आघात मतलब चोट, छोटी छोटी चोटें जो बार बार लग रही हों, तो उसी को क्या बोलते हैं, ओवर यूज इंजरी बोलते हैं। समझ में आया, एक ही चीज़ को रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक। सामान्य उदाहरणों में अगर हम देखें, टेनिस एल्बो, जैसे मैंने अभी बात करी आपसे, ठीक है। धावक का घुटना, अब एक रनर क्या करता है, उसका काम रनिंग करना है, तो क्या करेगा, रनिंग ही करेगा। अब उसके घुटने में अगर चोट लगी लेकिन फिर भी वो रनिंग कर रहा है तो उसके घुटने पे तो लोड पड़ रहा है बार बार ना, तो वो ओवर यूज़, यानी हद से ज़्यादा उस पर इस्तेमाल हो जाए तो वो ओवर यूज़ इंजरी में आ जाएगा, ठीक है। साथ ही जो पिंडली की स्प्लिंट्स शामिल होती, जो हमारी पीछे काफ के पास पिंडली होती हैं, उनकी स्प्लिंट शामिल होते हैं, अभी इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ओवर यूज़ और क्रोनिक और एक्यूट इंजरी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से सवाल आपके सामने रखे जाते हैं। अब मसल स्प्लेंडर की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके ऑप्शन में दे रखा था यहाँ पर मसल स्प्लेंडर, है ना। तो सेल मेटाबॉलिज्म में तो हमने देख लिया कि भाई इसमें सूजन कम होती है। फिर यहाँ पर मसल स्प्लेंडल दे रखा है, मांसपेशी का जो स्प्लेंडल है, इसके बारे में अगर हम देखें तो मसल स्प्लेंडल होता क्या है, सबसे पहले ये जान लो, ठीक है। देखो हमारी जो मसल्स होती हैं, आपको ब्रेन में अटैक हो जाए या स्पाइनल कॉर्ड में, देखो यहाँ पर देख लो, मनुष्यों में स्ट्रोक या रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद, कैसी चोट के बाद स्ट्रोक हो जाए, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाए, ठीक है, स्ट्रोक
आघात लग जाए, स्ट्रोक हो जाए और रीढ़ की हड्डी की चोट हो, तो उसके बाद क्या होता है, स्पास्टिक हाइपरटोनिया या स्पास्टिक पक्षाघात अक्सर विकसित हो जाता है, जिससे बाहों की जो फ्लेक्सर मसल्स होती हैं और पैरों की एक्सटेंसर, हमेशा ध्यान रखिएगा मसल स्पिंडल जो होता है बेसिकली वो 2 जगहों पर होता है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारी जो आर्म्स होती हैं उसकी फ्लेक्सर मसल्स जो होती हैं उन पर, और पैरों की जो एक्सटेंसर मसल्स होती हैं इनमें खिंचाव हो जाता है अत्यधिक संवेदनशील तरीके से, जिससे क्या होगा, उनकी वो टाइट हो जाएंगी और कठोर हो जाएंगी मसल्स। ये हमारी जो बाहों की फ्लेक्सर मसल्स हैं, इनमें जब खिंचाव होता है तो ये हमारा स्प्लेंडल का पार्ट है, ये खूब टाइट हो जाएगा और सिकुड़ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, फैलेगा नहीं, सिकुड़ेगा, ठीक। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और कब आपको स्ट्रोक हुआ हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड की कोई इंजरी हुई हो, चोट लगी हो, तो उसमें मसल स्प्लेंडल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। फिर उसमें एक ऑप्शन दे रखा था आपका लसीका जल निकासी। अगर लसीका जल निकासी की हम बात करें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज के रूप में इस्तेमाल होता है ये, जैसे फेस में मसाज करते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ के फेशियल में इसी टर्म का यूज़ किया जाता है। आपकी बॉडी में कहीं मसल्स में क्रैम्प है तो उसमें अलग अलग पार्ट में, शरीर के अलग अलग पार्ट में इस लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज का पार्ट होता है ये, इसको शामिल किया जाता है, ठीक है। स्वेलिंग वगैरह में राहत दे देती है ये, ठीक है, सूजन में राहत देता है। और जब चिकित्सा उपचार या बीमारी आपके लसीका तंत्र को अवरुद्ध करती है तो लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज में आपके शरीर के विशिष्ट क्षेत्रों को धीरे धीरे हेर फेर करना, वही बताया मैंने, हेर फेर करना, उसको रगड़ना, उसकी मालिश करना, ठीक है, ताकि लिम्फ को कम करने वाले लिम्फ वाहिकाओं वाले क्षेत्र में लाया जा सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो मैं PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्रायोथेरेपी, अभी डिस्कस ही कर लिया कि क्रायोथेरेपी को हम कोल्ड थेरेपी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और इसको हम कोल्ड थेरेपी भी बोलते हैं। यहाँ से भी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोल्ड थेरेपी भी बोलते हैं। क्रायोथेरेपी उपचार का उद्देश्य क्या होता है, शरीर को ठंडा करने की क्रिया को क्रायोथेरेपी कहा जाता है। किसको ठंडा करना, बॉडी को ठंडा करने की जो प्रोसेस होती है वो क्रायोथेरेपी कहलाती है, ठीक है, या क्रायो चिकित्सा कहा, इसको क्रायो चिकित्सा भी कहते हैं। बाकी स्पोर्ट्स के अंदर, चिकित्सा के क्षेत्र में क्रायोथेरेपी के अंतर्गत हम बर्फ़ के टुकड़ों का उपयोग या ठंडे पानी में स्नान या कोल्ड वाटर इमर्शन CWI जैसी तकनीक काम में ली जाती है, ठीक है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न, सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम के अनुसार तनाव प्रतिक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है ना। अकॉर्डिंग टू द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस रेस्पॉन्स। जो स्ट्रेस रेस्पॉन्स है, तनाव की जो प्रतिक्रिया है, उसके 3 चरण कौन से होंगे। अलार्म होगा, रेजिस्टेंस होगा, एग्जॉशन होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस, अलार्म, एक्साइटमेंट, एग्जॉशन, एक्साइटमेंट, अलार्म, रेजिस्टेंस, एग्जॉशन, एक्साइटमेंट, यानी कि प्रतिरोध, थकावट, अलार्म, प्रतिरोध, अलार्म, उत्तेजना, थकावट, उत्तेजना, चिंता, या फिर प्रतिरोध, थकावट, उत्तेजना। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो बताओ। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन अलार्म, रेजिस्टेंस, एग्जॉशन, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अलार्म, प्रतिरोध, थकावट। भाई तनाव प्रतिक्रिया क्या है, पहले अलार्म होगा, मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ किसी तनाव के प्रति आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फिर उसका प्रतिरोध करोगे। प्रतिरोध क्या होता है, उसको रोकने की कोशिश करोगे, ठीक। जब नहीं रोक पाओगे तो थकान हो जाती है, ठीक। तो यही होगा इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो सबके जवाब आने चाहिए इसमें। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरोबिक और एनारोबिक सहन शक्ति की आवश्यकता व्यक्ति पर निर्भर करती है। खेल के प्रकार पर, सोमैटोटाइप पर, प्रशिक्षण भार पर, या फिर आयु पर। द नीड ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक एंडोरेंस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स चूजन स्पोर्ट्स, सोमैटोटाइप, ट्रेनिंग लोड एंड एज।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल है। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, चूज एन स्पोर्ट्स। ठीक है, अगर एरोबिक और एनारोबिक सहन शक्ति की जो ज़रूरत होती है, बिल्कुल आपने किस प्रकार का स्पोर्ट्स चूज़ किया उस पर बेस करेगी ना। जैसे अब मैंने 100 मीटर की स्प्रिंट चुना है खेल में, 100 मीटर दौड़ना है मुझको, तो जाहिर सी बात है कि उसमें हमारे फास्ट ट्विच मसल फाइबर काम करेंगे और एनारोबिक गतिविधि होगी। एक बार में सांस से दौड़ना होगा तो कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एनारोबिक होगा। वहीं अगर मैंने मैराथन रेस चुन ली, मुझे 42 किलोमीटर दौड़ना है, तो स्लो ट्विच मसल फाइबर काम करेंगे, मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये किस पे? हमारे खेल के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है, हम किस प्रकार का स्पोर्ट्स चूज़ करते हैं। एरोबिक और एनारोबिक सहन शक्ति की आवश्यकता उसी पर डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मस्तिष्क को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की खपत प्रति मिनट कितनी कैलोरी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ, हमारे दिमाग को जीवित रखना है, उसको जिंदा रखना है, तो उसको जो एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी की खपत के लिए प्रति मिनट कितनी कैलोरी ऊर्जा उसको चाहिए होती है 1 मिनट में? बताओ क्या होगा सही जवाब? 1 कैलोरी, 0.018 कैलोरी, 0.5 कैलोरी और 1.3 कैलोरी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? बताओ भाई क्या होगा सही जवाब? 0.18 कैलोरीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 0.18 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ लीटर ऑफ ब्लड कैन डिजॉल्व ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, 1 लीटर खून में कितनी ऑक्सीजन गैस घुल सकती है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर 1 लीटर खून है तो उसमें कितनी ऑक्सीजन गैस घुल सकती है? चलो बताओ सभी के सभी क्या होगा सही जवाब? कितनी घुलेगी? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 200 cc। इसको थोड़ा सा और कायदे से समझते हैं तब क्लियर होगा आपका पॉइंट। देखो क्या कह रहा है, पूरी तरह से ऑक्सीजन युक्त 1 लीटर रक्त में लगभग 3 मिलीलीटर घुलित ऑक्सीजन होती। कितनी? 1 लीटर के अंदर पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड, 1 लीटर ब्लड के अंदर जो पूरी तरीके से ऑक्सीजन होगी वो कितनी घुली हुई होगी? 3 मिलीलीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो कुल ऑक्सीजन सामग्री का केवल कितना हिस्सा होता है? 1.1 से 2% होता है। बाकी का जो 97 से 98% बच गया वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में संग्रहित होता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर ऑक्सीजन का प्रयोग कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? ले जाने का, यूज़ करने का, वो हीमोग्लोबिन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन का 1 लीटर रक्त में लगभग 150 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। कितना? 150 ग्राम। 150 ग्राम हीमोग्लोबिन 1 लीटर खून में होता है और प्रत्येक 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन ले जा सकता है। ठीक है, ट्रैवल कराता है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन को ट्रैवल कराता है। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 लीटर रक्त हीमोग्लोबिन में लगभग कितना? 150 से 200 मिलीलीटर ऑक्सीजन क्या कर सकता है? वो जमा कर सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। विघटित ऑक्सीजन, अब बात हो रही थी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की, जो ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, अगर उसकी हम बात करें तो रक्त में घुलने वाली जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, रक्त में घुलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन के आंशिक दबाव के समानुपाती होती है, जिसे आमतौर पर किलो पास्कल, हमेशा ध्यान रखना, किलो पास्कल में मापा जाता है। जो रक्त में ऑक्सीजन घुली जाती है उसको हम किस में नापते हैं, किस में मापते हैं? किलो पास्कल में। ठीक है, प्रत्येक किलो पास्कल के लिए 100 मिलीलीटर रक्त 0.007 मिलीलीटर ऑक्सीजन को घोल सकता है। यानी 1 किलो पास्कल के लिए 100 मिलीमीटर रक्त ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन घोल सकते हैं?
0.027 मिलीलीटर ऑक्सीजन हम 100 ml में घोल सकते हैं, कितने, एक प्रत्येक किलो पास्कल में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन आपसे? 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 मिनट में हल्की गतिविधि के दौरान ली गई सांस में हवा की मात्रा कितनी होती? चलो बताओ। 8 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, 18 लीटर। A minute volume of air breathed during light activity is up to. Which one is the correct answer of question number 7? तो 7वें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 12 लीटर। ठीक है, 1 मिनट में जो हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज या गतिविधि कर रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो उसमें जो सांस हम लेते हैं उसमें जो हवा की मात्रा होती है वो कितनी होती है? हवा बोले तो अरे वही ऑक्सीजन के साथ और भी गैसेस आ जाएंगी ना, सांस लेंगे तो केवल ऑक्सीजन ही थोड़ी होगी, है ना, नाइट्रोजन भी होगी। ठीक है, तो 12 लीटर अंदर जाती है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? तेज़ी से हिलने वाली मांसपेशियाँ तेज़ी से थकती हैं, यानी कि जो मसल्स हमारी तेज़ी से मूव करेंगी वो क्या होंगी? तेज़ी से थकेंगी, जिसका उपयोग गति के शक्तिशाली विस्फोटों में किया जाता है, जैसे स्प्रिंटिंग, लंबी दूरी की दौड़, क्रॉस कंट्री की रनिंग। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बोला इसने? तेज़ी से हिलने डुलने वाली या काम जो मसल तेज़ी से वर्क कर रही हो वो जल्दी थकेंगी, तेज़ी से थकेंगी। अब इसमें से जल्दी होने वाला वर्क कौन सा? देख लो, क्रॉस कंट्री रनिंग 5 किलोमीटर की होती, तो 5 किलोमीटर में इंसान जल्दी से थकेगा नहीं। लंबी दूरी की दौड़ में जल्दी से थकेगा? आराम आराम से दौड़ेगा। 100 मीटर की स्प्रिंट, साए से जाना साए से आना, तो क्या होगा? तो क्या होगा इसका सही जवाब? स्प्रिंटिंग होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर काम करते हैं, इन दोनों में आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर काम करते हैं। अभी इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी मसल फाइबर आज आपका पूरा क्लियर करा के जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए। चलो क्या कह रहा है? फास्ट ट्विच मसल फाइबर और स्लो ट्विच मसल फाइबर। मैंने बोला ना आज की टेस्ट सीरीज में आपका ना मसल फाइबर एकदम क्लियर हो जाना है। सबसे पहली चीज़ देखो, फास्ट ट्विच मसल फाइबर और स्लो ट्विच मसल फाइबर टाइप 1, इनको टाइप 1 और टाइप 2 भी बोला जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लो, स्लो ट्विच मसल फाइबर को टाइप 1 भी बोलते हैं, फास्ट ट्विच मसल फाइबर को टाइप 2 भी बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव नेम की बात करें तो इनको टाइप 1 और टाइप 2 भी बोला जाता है। फाइबर के साइज़ की अगर हम बात करें तो जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर होता है उनका साइज़ कैसा होता है? बड़ा होता है, बिग होता है। स्लो ट्विच मसल फाइबर की बात करें तो इनका साइज़ कैसा होता है? छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, फटीग की स्पीड, यानी फटीग बोले तो थकान, जो थकान की दर होती है वो कितनी होती है? फास्ट ट्विच मसल फाइबर में क्या होगी? फास्ट होगी, तेज होगी। कैसी होगी? तेज होगी, तेज थकान लगेगी, जल्दी थकान लगेगी। वहीं स्लो ट्विच मसल फाइबर में कैसे थकान लगेगी? देर में लगेगी या स्लो लगेगी, धीमी लगेगी। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन स्पीड क्या होती है? जो मसल्स होती हैं वो उनका जो सिकुड़ने की, संकुचित होने की जो दर होती है वो कैसी होगी? फास्ट ट्विच में तेज होगी, स्लो ट्विच में स्लो होगी। दूसरी, एसोसिएटेड एक्टिविटीज़, कौन कौन सी वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें फास्ट ट्विच स्लो ट्विच मसल फाइबर काम कर रहे हैं? फास्ट ट्विच मसल फाइबर की बात करें तो जंपिंग, कूदने वाली जो एक्टिविटीज़ होती है इसमें कौन सी मसल फाइबर काम करती हैं? फास्ट ट्विच। पावर लिफ्टिंग, कोई बहुत भारी चीज़ आपको उठानी हो तो उसमें आपकी कौन से मसल फाइबर काम करेंगे? फास्ट ट्विच मसल फाइबर। स्प्रिंटिंग, 100 मीटर दौड़ना है, कुत्ता दौड़ा लिया आपको कस के तो तेज़ दौड़ोगे ना, तो उसमें कौन सी मसल काम करेंगी? अब जा रहे थे गली से, कलुआ कुकुर मिल गया, एक बार भौंका, साए से भागे, तो बताओ स्लो ट्विच मसल फाइबर काम करेगा कि फास्ट ट्विच मसल फाइबर काम करेगा? फास्ट ट्विच मसल फाइबर काम करेगा, क्योंकि क्या होती है उसमें जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्पीड क्या हो जाती है? तेज होती है, तो हम तेज भागोगे। ठीक है, फिर स्लो ट्विच मसल फाइबर का, आप साइकिल चला रहे हो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, आप साइकिल चला रहे हो आराम से, धीमे धीमे थकोगे, धीमे धीमे काम करेंगी मसल्स। साइकिलिंग हो गई, डिस्टेंस रनिंग होगी, मैराथन होगी, क्रॉस कंट्री होगी, ठीक है, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, आप आराम से तैर रहे हो। ठीक, तो ये तो आपको
क्लियर हो गया यहाँ से पॉइंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फास्ट ट्विच। स्लो ट्विच का भी खत्म नहीं हुआ अभी, अब देखो अब और अच्छे से क्लियर होगा आपका कि फास्ट ट्विच मसल फाइबर, पहली चीज़ तो बेसिकली हमारे दो टाइप के मसल फाइबर होते हैं, एक स्लो ट्विच मसल फाइबर और एक फास्ट ट्विच मसल फाइबर। लेकिन जो स्लो ट्विच मसल फाइबर होता है उसको हम टाइप 1 बोलते हैं, ठीक है। इसमें स्लो ट्विच होता है और साथ ही एरोबिक ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल होती है स्लो ट्विच मसल फाइबर में, ओके। दूसरी, जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टाइप 2A और एक होता है टाइप 2X या B मान लो, ठीक है। इसमें अब मेन अगर हम बात करें जो टाइप 2A वाला होता है, इसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों होती है। इसमें मीडियम डिस्टेंस की जो रनिंग होती है आपकी, जैसे 800 मीटर, 400 मीटर, ठीक है, इसमें एनारोबिक एक्टिविटी भी आ जाती है और एरोबिक एक्टिविटी भी आ जाती है, इसीलिए इसको दो पार्ट में बांटा गया है। क्लियर इतनी चीज़। और बाकी जो इसका टाइप बी होता है वो एनारोबिक होता है, ठीक, जिसमें काफ़ी तेज़ दौड़ना पड़ेगा, ये टाइप बी वाला ही इसमें आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कंफ्यूजन, एनारोबिक, एरोबिक, ऑक्सीडेटिव, ग्लाइकोडेटिव, हाँ सही था पहले जो बताया था, कहाँ गया ताऊ, ठीक है। जो टाइप ए होगा इसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों होगा, इसमें मीडियम डिस्टेंस की भी रनिंग्स वगैरह आ जाती हैं साथ में। और टाइप 2 जो होगा फास्ट ट्विच मसल फाइबर, बाई 100 मीटर की स्प्रिंट इसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म भारी सामान खट से उठाना है, ठीक है, तो उसके लिए हो गया, ठीक। और बात करें कुछ और इसके टर्म्स देख लो आप। अब जैसे जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होंगी उसमें एंडोरेंस का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, और जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होंगी उसमें ताकत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। एंडोरेंस बोले तो सहन शक्ति, सहन शक्ति। जब आप स्लो ट्विच मसल फाइबर 42 किलोमीटर दौड़ोगे तो अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए ना, धीमे 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 दौड़ते रहोगे, ठीक। लेकिन अगर फास्ट ट्विच मसल फाइबर अब 100-200 किलो वेट बढ़ाना है, उठाना है मुझे एक बार में, तो क्या चाहिए, क्या चाहिए उसके लिए, ताकत चाहिए। एक बार हम हाथ से उठा दिए पूरा ऊपर है, क्या चाहिए उसके लिए, ताकत चाहिए, ठीक। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। चलो और भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। स्लो ट्विच फास्ट ट्विच में फंसोगे नहीं, अब एक ही बार में ख़त्म हो जाएगी। देखो पहली चीज़ जो आप, अब इनकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप देख लो। जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं मैंने बता दिया आपको कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक टाइप ए और एक टाइप बी। तो इनकी परफॉर्मेंस कंडीशन, जो टाइप बी होता है पूरी तरीके से एनारोबिक होता है, इसमें 100 मीटर वाली जो रेसेस वगैरह होती हैं वो होती हैं। टाइप ए क्या होता है, पार्शियली होता है, यानी इसमें एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक दोनों होते हैं। कलर की बात कर लें फास्ट ट्विच में, तो फास्ट ट्विच मसल फाइबर का कलर कैसा होता है, सफ़ेद। किसमें, टाइप बी वाले में, जिसमें आपका पूरी तरीके से क्या हो रहा है, आप मैराथन वगैरह रन कर रहे हो तो उसमें वाइट रहता है उनका कलर, या वाइट मसल फाइबर काम करते हैं। वहीं इसी फास्ट ट्विच में टाइप ए की बात कर लें तो इसमें वाइट और रेड दोनों काम करते हैं, क्योंकि इसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है। वहीं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स की बात करें तो इसमें लो होता है, इसमें मीडियम होता है, ठीक है। ये चार्ट है, इस चार्ट को आप बढ़िया से बना लेना, ठीक है। स्लो ट्विच मसल फाइबर का कलर कैसा होता है, रेड। फास्ट ट्विच मसल फाइबर का कलर कैसा होता है, वाइट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन है, जो टाइप ए होगा इसका वाइट और रेड दोनों होगा, ठीक है। तो इस चार्ट को आप बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, फास्ट ट्विच, स्लो ट्विच। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, कौन सी नसें अशुद्ध रक्त को लीवर से इंफीरियर वेना कावा में प्रवाहित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, कौन सी नसें अशुद्ध रक्त को लीवर से इंफीरियर वेना कावा में प्रवाहित करती हैं। विच वेन्स ड्रेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लीवर इनटू द इंफीरियर वेना कावा। रीनल है, गैस्ट्रिक है, इलियाक है, हेपेटिक है। रीनल, गैस्ट्रिक, इलियाक और हेपेटिक। चलिए बताइए वह कौन सी नसें हैं जो अशुद्ध रक्त को लीवर से इंफीरियर वेना कावा में लेके जाती हैं, ठीक है। लीवर से कहाँ लेके जाए, इंफीरियर वेना कावा में, कौन सी है,
रीनल, गैस्ट्रिक, इलियक, हेपेटिक, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हेपेटिक जो है नसें हैं वो लेकर के ट्रैवल करती है, लेकर के जाती कहाँ पर? इंफीरियर वेना कावा। देखो इसमें एक होती सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, और एक होती इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर क्या करती? शरीर के ऊपरी हिस्से से हार्ट के अंदर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हार्ट के राइट साइड पे, और इंफीरियर शरीर के निचले हिस्से से लेकर जाती। बता रखा है मैंने पिछली क्लास में, हार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो जो हिपेटिक नर्व होती हैं वो आपका इंफीरियर वेना कावा, लीवर से इंफीरियर वेना कावा में ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिपेरिन का प्रयोग चिकित्सीय दृष्टि से देरी के लिए किया जाता है। हिपेरिन इज यूज टू क्लिनिकली टू डिले। अब हिपेरिन का इस्तेमाल किस चीज़ की देरी के लिए होता है? ब्लड के निर्माण के लिए, रक्त का थक्का के लिए, रक्त प्रवाह के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। ब्लड प्रोडक्शन, ब्लड क्लॉट, ब्लड फ्लो, नॉन ऑफ दिस। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन एक ऐसी चीज़ है जो ब्लड को जमने नहीं देता है। क्या करता है? रक्त को पतला रखता है। हिपेरिन क्या काम करता है? रक्त को पतला रखता है, ठीक है। अब आंसर बताओ क्या होगा? रक्त निर्माण में क्या कर रहा है? किसके डिले के लिए, किसकी देरी के लिए? तो क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ब्लड को क्लॉट ना हो इसलिए हिपेरिन का इस्तेमाल डॉक्टर्स वगैरह भी करते हैं, कई मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान भी, है ना। नेक्स्ट अब देख लो हिपेरिन के बारे में थोड़ा सा पॉइंट, वही चीज़ जो मैंने बताई आपको। क्या कह रहा है? हिपेरिन का उपयोग उन लोगों में रक्त के थक्के को बनने से रोकने के लिए किया जाता है जिनकी कुछ चिकित्सीय स्थितियां हों, जो कुछ चिकित्सा प्रतिक्रिया से गुजर रहे हैं, ठीक है। थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक, समझ में आया। जिस ऐसे कंडीशंस में जहां ब्लड के क्लॉटिंग, ब्लड कोगुलेट होने की संभावना ज़्यादा हो जाए, वहाँ पे हिपेरिन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। ओके, अगला, हिपेरिन एक इंजेक्शनल एंटी कोगुलेट है, वही चीज़ जो बताई मैंने वही है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आवेगों को तंत्रिका कोशिका की शरीर की ओर ले जाता है? कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी इम्पल्सेस टुवर्ड्स द नर्व सेल ऑफ बॉडी, ठीक है। तंत्रिका को जो इम्पल्स आती हैं, जो आवेग आते हैं, उनको तंत्रिका कोशिका शरीर की ओर ले जाती है। डेंड्राइट्स होती है, वो एक्सॉन होती हैं, दोनों होती हैं, इनमें से कोई भी नहीं। चलो बताओ क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 11, 11वें का, बिल्कुल। जो हमारी डेंड्राइट्स होती है उनका काम होता है इम्पल्स को टुवर्ड्स द नर्व सेल बॉडी, टुवर्ड्स, ठीक है, शरीर की ओर ले जाने का काम होता है, ठीक। ये आपकी जो डेंड्राइट्स होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं? ये आपकी रिसीवर होती हैं, ये आपकी सेंडर्स होती हैं। एक्सॉन आपके सेंडर्स होते हैं, डेंड्राइट्स आपकी रिसीवर होती है। उल्टा तो नहीं हो गया? डेंड्राइट्स रिसीवर, एक्सॉन सेंडर, यही होता है। चलिए, अगर इसमें कन्फ्यूज़न होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, शायद मे भी हो सकता है उल्टा हो जाए, स्किप हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। इन्हीं दोनों में से किसी एक को रिसीवर और सेंडर बोलते हैं, ठीक है। चलो, एक्सॉन और डेंड्राइट्स की अगर हम बात करें तो एक्सॉन की बात करें तो ये क्या करता है? ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है कहाँ? अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है, ठीक है। क्या करता है? दूर, अवे बोले तो दूर, ठीक है। जो आपका ट्रांसमिट्स होता है, जो मैसेजेस होते हैं, एक्सॉन का काम क्या करता है? सेल बॉडी से दूर ले जाने का काम करता है, ठीक है। वहीं डेंड्राइट्स की बात करें तो मल्टीपल प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी होती है, इसमें रिसीव मैसेज। चलो क्लियर हो गया। क्या बताया था मैंने कि जो एक्सॉन होता है वो क्या होता है? रिसीवर होता है, ठीक है। एक्सॉन आपका रिसीवर होगा, उल्टा हो गया था ना, वही क्लियर नहीं हो पा रहा था। एक्सॉन आपका रिसीवर होगा, डेंड्राइट्स आपका सेंडर होगा, ठीक है। इस चीज़ को देख लो। चलो नेक्स्ट, एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बारे में थोड़ी चीज़ें आपको पता होंगी। टेक इन्फॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? सेल बॉडी से दूर ले जाने का काम करता है। इसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है,
जनरली एक एक्सॉन एक सेल में होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई राइबोसोम नहीं होता। कैन हैव माइलिन, इसमें माइलिन होता है। ब्रांच फर्दर फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी में ब्रांचेस निकली होती है, आप देख पाओगे ये हमारी सेल बॉडी, उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, तो इसकी ब्रांचेस ऐसे निकली होती है सेल बॉडी में। ठीक, एक्सॉन होता है हमारा ये। एक्सॉन का काम क्या होता है? मैसेज को रिसीव करना। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? मैसेज को सेंड करना, भेजना। ठीक है, नर्व एंडिंग्स होती हैं, जड़ें होती हैं। ठीक, अच्छा ये भी तो है। फिर डेंड्राइट्स क्या काम करती हैं? टेक इन्फॉर्मेशन टू द सेल बॉडी, सेल बॉडी से ये इन्फॉर्मेशन को लेती हैं। ठीक है, थ्रू सरफेस, रफ सरफेस होती है, यूजुअली मैनी डेंड्राइट्स पर सेल। अच्छा, ये था जो एक्सॉन का बताया था मैंने, डेंड्राइट्स का हो गया। हैव राइजोसोम्स, माइलिन इंसुलेशन होता है, ब्रांचेस नियर द सेल बॉडी, सेल बॉडी के नियर इसकी ब्रांचेस होती हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है? डेंड्राइट्स की भूमिका अन्य न्यूरॉन से आवेगों को इकट्ठा करना और उन्हें स्थानांतरित करना है। द रोल ऑफ डेंड्राइट्स इज टू कलेक्ट द इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड शिफ्ट देम। चलो, रीढ़ की हड्डी की ओर, हृदय की ओर, तंत्रिका कोशिका की ओर या फिर मस्तिष्क की ओर। जो डेंड्राइट्स की भूमिका होती है वो क्या होती है? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन की बात कर रहा था मैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो बताओ। जो डेंड्राइट्स की भूमिका होती है अन्य न्यूरॉन से आवेगों को इकट्ठा करना, और भी जो न्यूरॉन्स हैं उनसे डेंड्राइट्स क्या कर रहा है? इम्पल्सेस को इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, इम्पल्सेस बोल सकते हो, मैसेज भी बोल सकते हो, और उन्हें भेज रहा है। कहाँ भेजना है? कहाँ भेजता है? रीढ़ की हड्डी की ओर भेजेगा, जो इम्पल्स लेने के बाद किधर भेजेगा? रीढ़ की हड्डी की ओर भेजेगा, हृदय की ओर भेजेगा, तंत्रिका कोशिका की ओर भेजेगा, या फिर मस्तिष्क की ओर भेजेगा? कहाँ भेजेगा? बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। वो रीढ़ की हड्डी की तरफ भेजेगा, फिर वहाँ से पूरे बॉडी में वो इम्पल्सेस शेयर की जाती हैं, ट्रांसफ़र की जाती हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। मांसपेशी का सबसे समृद्ध एकल घटक कौन सा है? बताओ। प्रोटीन है, पानी है, कार्बनिक लवण है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मोस्ट रिच सिंगल कंपोनेंट्स ऑफ मसल इज, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पानी। लगभग 75% हमारी मांसपेशियों में कितना पानी होता है? 75% पानी होता है, 20% प्रोटीन होता है, देख लो। ठीक है, ह्यूमन मसल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ अबाउट 75% वाटर एंड 20% प्रोटीन, और बाकी के जो 5% बच गया उसमें फॉस्फेट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। ओके, ध्यान रखना, यहाँ से आपके भी क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है? फुफ्फुसी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पल्मोनरी वेन ब्लड को रिसीव करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती कहाँ से? फेफड़ों से, हार्ट से, लीवर से, गॉल ब्लैडर से? यहीं से निकाल लो आंसर। क्या, कैसा ब्लड कह रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना है, यानी जाहिर सी बात है कहाँ से करेगा? हमारे फेफड़े में ही तो ऑक्सीजन मिलाई जाएगी, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर पल्मोनरी आर्टरी दिया होता तो यहाँ आंसर आपका हार्ट हो जाता। ठीक है, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक, और पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचाती है? ये जो पल्मोनरी वेन है ये आपके लंग्स में, हार्ट को, आपके हृदय के अंदर क्या पहुँचाएगी? रक्त। कैसा रक्त? ऑक्सीजन युक्त। ध्यान से समझना। रिसीव कहाँ से करेगी? लेगी कहाँ से? उठा। देखो, चलो एक बार अच्छे से तुम लोग को समझा ही देता हूँ, नहीं तो मेरे को तो समझ में आएगा, बाद में कहोगे सर हमको समझ में नहीं आया। देखो, जो पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है, फुफ्फुसी शिरा, वो ब्लड को उठाएगी। क्या करेगी? उठाएगी। कहाँ से? हमारे फेफड़ों से। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, फिर यही जो पल्मोनरी वेन है, ठीक, अब उठाने के बाद कहीं तो गिराएगी। कहाँ गिराएगी?
हार्ट में ले जाएगी। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, उठाएगी कहाँ से? फेफड़ों से। कैसा ब्लड? अशुद्ध रक्त। गिराएगी कहाँ पर? हार्ट पे। कैसा रक्त? अशुद्ध नहीं होगा, यही गड़बड़ हो गया था। ठीक है, सॉरी फॉर मिस। कैसा रक्त उठाएगी? शुद्ध रक्त उठाएगी, फेफड़ों से रिसीव करेगी और कहाँ शुद्ध, उस शुद्ध रक्त को कहाँ तक लेके जाएगी? हार्ट तक। वहीं अगर यहाँ पर क्या दिया होता? आर्टरी दी होती, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? आपके हार्ट से कैसा खून लेकर जाती? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती। ठीक है, फिर उसको कहाँ लेती? कहाँ से? हार्ट से। पहुँचाती कहाँ पे? फेफड़े में। जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पर देख लो। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा आपके शरीर के ऊपरी हिस्से से, ये जो ब्लू वाला हिस्सा ही आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, रेड वाला हिस्सा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। समझाई दिया मैंने उधर, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा प्रवाहित होता है या सीक्रेट होता है पैनक्रियास से? अग्नाशय दे रखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्नाशय नहीं होगा, पीयूषिका ग्रंथि से। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? पीयूषिका ग्रंथि रख दीजिए, पीयूषिका ग्रंथि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रखिएगा, इसमें अग्नाशय नहीं, इसमें पीयूषिका ग्रंथि की बात हो रही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। देखो, इंसुलिन तो आपके कहाँ से निकलता है? पैनक्रियास से निकलता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। थायरॉक्सिन आपकी कहाँ से निकलता है? थायराइड से निकलता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो आपके कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। निलय और आलिंद का विश्राम कहलाता है? रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड आर्ट्रियम इज कॉल्ड सिस्टोल, डायस्टोल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डायस्टोल। ठीक है, डायस्टोल, यस। जो आपका निलय और आलिंद का विश्राम होता है वो क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ जान लो, जब भी डायस्टोल ब्लड का प्रेशर होगा तो क्या होगा? उस समय रक्त भरा जाता है, हार्ट के अंदर रक्त क्या होगा? फिल होगा। और जब सिस्टोल होगा तो हार्ट क्या करेगा? रक्त को पंप करेगा, फेंकेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब डायस्टोल होगा तो रक्त हृदय के अंदर भरा जाएगा, जब सिस्टोल होगा तो हार्ट क्या करेगा? शरीर में रक्त को पंप करेगा। शरीर में भी पंप करेगा, हार्ट में भी पंप होता है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर पे। ओके, फिर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, चलो एवी वॉल्व्स ओपन, एसएलवी वॉल्व क्लोज्ड, रिलैक्स। चलो, जब आपका डायस्टोल होगा तो जो आपकी आर्ट्रियम और वेंट्रिकल कैसी होंगी? रिलैक्स्ड होंगी। ठीक है, क्या होंगी? रिलैक्स्ड होंगी। लेकिन वहीं अगर डायस्टोल होगा कब? आर्ट्रियल्स कॉन्ट्रैक्टिंग, आर्ट्रियल सिस्टोल, अच्छा डायस्टोल हो गया, आर्ट्रियल सिस्टोल हो। यहाँ पर आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर दोनों डायस्टोल थे, तो जब आपका आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर कैसा होगा? डायस्टोल होगा, तो उस वक्त आपकी आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर में क्या होगा? सिस्टम रिलैक्स मोड में होगा। ओके, वहीं अगर आर्ट्रियल कैसा हो? सिस्टोल हो, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो, तो आर्ट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संकुचित होगा। लेकिन वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो और आर्ट्रियल डायस्टोल हो तो आर्ट्रियम क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। इस चार्ट को आप बना लेना, रख लेना, ऑटोमेटिक आपका क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है? सर्कुलेशन है जो ब्लड में होता है हार्ट के थ्रू, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट के थ्रू जो सर्कुलेशन है उसकी बात करें तो सब शरीर के ऊपरी हिस्से में जो सुपीरियर वेना कावा होती हैं वो राइट आर्टरियम में ब्लड को गिराएंगी, इन्फीरियर वेना कावा नीचे से लेके आएगी, वो भी राइट आर्टरियम में ही गिराती हैं। इसके बाद ट्राइकॉस्पिड वॉल्व के थ्रू होते हुए आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर उसके बाद जो पल्मोनरी वॉल्व होती हैं वो आपके पल्मोनरी आर्टरी में लेके जाएंगी।
फिर आर्टरीज के बाद फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के बाद क्या होगा आपका लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स के बाद जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो लेफ्ट आर्टरियम में ले जाएंगी, लेफ्ट आर्टरियम के बाद जो मिट्रल वॉल्व होती है जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके जाएगी, फिर एरोटा, एरोटा के बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी यानी पूरे शरीर में भेजा जाएगा। ठीक है, इस चार्ट को आप एक बार अगर बना लोगे तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग भोजन के कणों और तरल पदार्थों को फेफड़ों में जाने से रोकता है? क्या होगा सही जवाब? एक आसान लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा? जीभ, ग्रसनी, एपिग्लॉटिस, स्वरयंत्र। बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, एपिग्लॉटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा धीमी गति से हिलने वाली मांसपेशियों का उदाहरण है? ट्रेपीजियस, मेडिकल गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस या फिर छाती की मांसपेशियाँ। जो धीमी गति से क्या होते हैं, हिलने वाली जो मसल्स होती हैं उनकी अगर हम बात, में से कौन सी धीमी गति से हिलने वाली मांसपेशी का उदाहरण है? ट्रेपीजियस है, मेडिकल गैस्ट्रोनीमियस है, सोलियस है या छाती की मांसपेशियाँ हैं। यानी जो स्लो धीमे धीमे मूव करती है हम उनकी बात कर रहे हैं, तो कौन सी होगी? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सोलियस एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका धीमी गति से हिलने वाली मांसपेशी का। ठीक है, सोलियस की आप प्लेसिंग्स देख लो, ये होती है आपकी सोलियस मसल। ठीक है, और इसमें स्लो ट्विच मसल फाइबर का भी एग्जाम्पल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्लो ट्विच मसल फाइबर का भी एक एग्जाम्पल कह सकते हैं इसको। नाउ बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ अबाउट वाटर। हड्डियों का लगभग पानी से बनी, तो कितना प्रतिशत पानी हड्डियों में होता है? 31%, 40%, क्या या फिर 60? चलो बताओ क्या होगा सही जवाब? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 31%। 31% हिस्सा हमारी हड्डियों का पानी से बना होता है। क्लियर उतनी चीज़? तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आज की क्लास से आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।